गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइफ साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग का पेज नंबर 74 और 75 हो चुका था। ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 76 में भी हम लोग जो जो अभी मैंने खोला हुआ है पेज नंबर 76, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। स्विच वो स्विच बंद कर दो। तो इसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बाद। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम्स, क्रोम मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी। यानी अगर कलर्ड बॉडी है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम। और ये रॉड शेप्ड होता है। डार्क स्टेन बॉडीज सीन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, ये स्टेज है डिवीजन का ऑफ माइटोसिस, जो कि आप लोग का पढ़ा हुआ है। व्हेन सेल्स आर स्टेन विद अ सुटेबल बेसिक डाई, तो ये बहुत डार्क कलर का दिखाई देता है जब इसको एक सुटेबल डाई के साथ ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, ये आपको नाम याद रखना है, स्ट्रैसबर्गर 1815। ठीक है, 1815 में स्ट्रैसबर्गर। ओके। एंड द टर्म क्रोमोसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वॉल्डेयर इन 1888। तो डिस्कवर कोई और कर रहा है, अच्छा सॉरी, फर्स्ट डिस्क्राइब था। ओके। और फर्स्ट यूज कर रहा है ये टर्म वॉल्डेयर 1888 में। ओके, आगे देखिए, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम का जो जिससे वो बना होता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है। तो क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। प्यूरिफाइड क्रोमैटिन आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरफेस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30 to 40% डीएनए, 50 to 65% प्रोटीन, और 0.5 से आई थिंक 1% या 10% दिया हुआ आरएनए, 10% दिया हुआ, 0.5 से 10% तक। अबाउट देयर, बट देयर इज़ अ कंसिडरेबल वेरिएशन ड्यू टू स्पीशीज एंड टिश्यूज, लेकिन ये अलग अलग स्पीशीज़ और अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग होता है। तो आप लोग को ज़्यादा यही वाला पढ़ना ऊपर का, नीचे वाला इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर हम लोग नीचे वाला ये वाला जो पार्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से, ईच क्रोमोसोम हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन पॉइंट। हर एक क्रोमोसोम का एक कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो क्रोमैटिड डिवाइड होता है, मतलब अलग अलग होता है, कॉल्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर, विच डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 सेक्शन, जो क्रोमोसोम को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है। और हर एक सेक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्म। आर्म मतलब उसका हाथ। ठीक है, हाथ की तरह। द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन ईच क्रोमोसोम गिव्स द क्रोमोसोम इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। क्रोमोसोम का जो लोकेशन होता है, सॉरी, सेंट्रोमियर का जो लोकेशन होता है, उसकी वजह से उसका अलग अलग शेप क्रिएट हो सकता है, एंड कैन बी यूज्ड टू हेल्प डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। अच्छा, इसके अलावा जो डीएनए होता है वो इज़ बाउंड टू प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ये कुछ हिस्टोन्स यानी कि प्रोटीन से मिलकर बनता है। यहाँ अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ आपको दिखेगा ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, एक क्रोमोसोम को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो हर एक सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दिखा रहा है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ये दिखा रहे, देखिए, हिस्टोन्स, जो कि प्रोटीन पार्टिकल है। और ऐसा बहुत सारा प्रोटीन पार्टिकल मिल कर के, ये देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा प्रोटीन पार्टिकल पूरा मिल करके ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ठीक है। तो और इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, उससे पूरा फिर स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसी को देखिए नीचे और फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन कोर ऑफ 8 प्रोटीन।
यानी 8 ऐसा ऐसा 8 छोटा छोटा स्टोन्स मिल करके एक सब यूनिट बनता है, उसमें डीएनए रैप्ड रहता है। हर एक उस 8 स्टोन जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए, उस 8 प्रोटीन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जो कि बाउंड रहता है डीएनए से। और इसमें और तो कुछ है नहीं पढ़ने का। क्रोमैटिन, क्रोमेटिड्स, ये सब हो गया। क्रोमेटिड्स का डेफिनेशन पढ़ सकते हो। क्रोमोसोम का जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो उसका आर्म होता है ना, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम appear as very thin filaments during the mitotic phase. These are called क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमाटा। इसको पढ़ सकते हो। ये छोटा छोटा क्वेश्चंस के काम आ सकता है आप लोग के। तो क्रोमोनेमा या क्रोमोनेमाटा क्या होता है? क्रोमोसोम जो है बहुत पतला पतला फिलामेंट्स रहता है उसका माइटोटिक फेज में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा और क्रोमोनेमाटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेबल स्टार्ट कर। देखिए, टेबल में अलग अलग जो पार्ट्स है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहला जो है पार्ट दिया हुआ क्रोमैटिड। ओके, हम लोग जो जो मार्क करेंगे वही पढ़ेंगे, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिड। हर एक क्रोमोसोम में 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो हम बोले यहाँ पर जो सेंट्रोमियर से अलग होता है। तो सेंट्रोमियर की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डीएनए, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। अच्छा, ये बोल रहे थे ना। नेक्स्ट देखो, ईच क्रोमैटिड कंटेन्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। हर एक क्रोमैटिड में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। बोथ क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर ओनली बाय द सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है बाई सेंट्रोमियर एंड बिकम सेपरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज में अलग हो जाता है व्हेन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। ये सब आप लोग का पहले पढ़ा हुआ है। बस अभी देखिए, हम लोग जो फेजेस होता था ना माइटोसिस का, उन फेजेस का बात कर रहा है ये। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो उसका बात कर रहा है। तो जो क्रोमैटिड्स रहता है वो अटैच रहता है एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे, और सेपरेट होता है कब? एनाफेज में। तो प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, ठीक है। ओके, since the two chromatids making up a chromosome are produced through replication of a single chromatid during synthesis as phase of interphase, they are referred to as sister chromatids. इसको sister chromatids क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक तरह से गिव रीज़न वाला पॉइंट है यहाँ पर, गिव रीज़न वाई दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड जो है, जो क्रोमोसोम बन रहा है जिससे, आर प्रोड्यूस थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल क्रोमैटिड। एक क्रोमैटिड होता है, एक क्रोमैटिड को जब डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, वो डबल हो जाता है, तब जाकर के एक पूरा क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, कब होता है ये? एस फेज में, सिंथेसिस फेज में होता है, इंटरफेज में। और उसी को, इसीलिए हम लोग उसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, क्योंकि वो एक से ही एक और बन रहा है, एक तरह से सिंथेसाइज हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हम बताए थे आप लोग को कि सेंट्रोमियर एक ऐसा रीजन है जो क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करता है, या ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। या बोल सकते हैं जिसका 2 आर्म्स दिखाई देता है, जो हम लोग पिछला डायग्राम में देखे थे। तो मेटाफेज एंड एनाफेज में द क्रोमोसोम्स बिकम थिक एंड फिलामेंटस। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स अ क्लियर जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसमें और क्या पढ़े, नीचे में कुछ, अच्छा, द सेंट्रोमियर डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्रोमोसोम आर्म। हर एक पार्ट को क्रोमोसोम आर्म बोलते हैं, यानी हर एक पार्ट उसका आर्म है।
डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, सेंट्रोमियर का पोजीशन के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। हम लोग पढ़ते हैं इसको फटाफट। सबसे पहला जो बता रहा है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक का डायग्राम देखिए, ये वाला है, ये वाला, ये टेलोसेंट्रिक है। टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर रहता है वो एकदम लास्ट में होता है, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है एंड, टर्मिनल मीन्स एंड, एंड पोजीशन में होता है, एकदम लास्ट में। देखिए यहाँ पर है, ओके। और इसका वी शेप दिखाई दे रहा है। और क्रोमोसोम का ऐसा लगता है सिर्फ एक ही आर्म है, और लगता क्या है वही है, बिकॉज ये एंड में है और इसका एक ही आर्म दिखाई देता है, जस्ट वन आर्म। नंबर 2 एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक देखिए ये वाला। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, आर विथ सेंट्रोमियर ऑक्यूपाइंग अ, नेक्स्ट पेज, ऑक्यूपाइंग अ सब टर्मिनल, यानी कि पूरा एंड में नहीं है लेकिन एंड से थोड़ा सा आगे है। जैसे यहाँ पर है, ऐसे पोजीशन है, तो ये जस्ट थोड़ा सा। और जिसके पहले टेलो पड़े थे वो पूरा ही ऐसे था, ठीक है। तो ये पोजीशन के हिसाब से इसका नेमिंग हो रहा। तो बोल रहा है एक आर्म काफ़ी लंबा रहता है, एक आर्म शॉर्ट रहता है। जैसे ये वाला आर्म जो है ये शॉर्ट है, और ये वाला जो आर्म है ये इसका लॉन्ग आर्म है, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, दो ठो ऐसे ज्वाइन होता है, तो यहाँ पर ऐसे ज्वाइन हुआ सपोज। तो अगर क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है, सपोज ये सेंट्रोमियर, सॉरी एक मिनट, अगर हम बोलें जैसे अगर ये इक्वल रहता है तब इसका अलग नाम होता है, लेकिन जब ये एक छोटा और एक बड़ा रहता है तब इसका अलग नाम होता है। तो एक छोटा एक बड़ा है तो उसका नाम हो रहा है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और एक ही आर्म है तो उसको बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक। इसका डायग्राम देखिए पीछे पेज में, ये देखिए सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में भी देखिए एक आर्म बड़ा एक आर्म छोटा थोड़ा दिखाई देगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये देखिए विथ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिडल से थोड़ा सा ही बस दूर है, सो दैट द टू आर्म्स आर अनइक्वल। एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है, बस। और लास्ट है मेटासेंट्रिक, जो कि एकदम मिडल पोजीशन में होता है, जो हम बताए थे यहाँ पर एकदम मिडल में है। अगर दोनों सेम लेंथ का है तो उसको हम लोग बोल देंगे मेटासेंट्रिक, जिसमें वी शेप दिखाई देता है दोनों तरफ, ठीक है, जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहता है, मिडल पोजीशन में। नेक्स्ट में आ जाइए, इसमें आप लोग को चारों शेप पढ़ना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेकेंडरी मतलब एक और, प्राइमरी क्या था पहला, ठीक है। द क्रोमोसोम बिसाइड्स हैविंग द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर में पॉजेस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा इसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है ऑफ द क्रोमोसोम। कांस्टेंट इन देयर पोजीशन एंड एक्सटेंट, उसका पोजीशन और एक्सटेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, दीज कंस्ट्रक्शंस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में ये कंस्ट्रक्शन बहुत काम आता है। तो ये कंस्ट्रक्शन देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है, उसका क्या नाम है, हम लोग अभी जैसे पढ़े ही थे। अच्छा एक मिनट ज़रा वेट करिए, एक मिनट।
अच्छा देखिए, may possess secondary constriction at any point of the chromosome constant in their position and extent. These constrictions are useful in identifying particular chromosome. किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर बिकॉज क्रोमोसोम बेंड्स ओनली एट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. आप समझ गए क्या बोला? देखिए समझते हैं इसको शॉर्ट में. जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर. ठीक है. और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एक और, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं दिया है लेकिन है ये भी सेंट्रोमियर ही, ये भी सेंट्रोमियर ही है. ठीक है. अब बात क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस. प्राइमरी जहाँ सेंट्रोमियर होता है वहाँ पर क्रोमोसोम बेंड होता है. क्रोमोसोम यहाँ पर बेंड होगा. कब? एनाफेज के दौरान. एनाफेज के टाइम पे क्या होता है ना, क्रोमोसोम सेपरेट होता है, उसका जो क्रोमैटिड रहता है वो सेपरेट होता है. तो वो बेंड कब होता है, कहाँ पर होता है? प्राइमरी के वहीं पे बेंड होता है. लेकिन जब अगर हम सेकेंडरी क्रोमोसोम का बात करें, सेकेंडरी सेंट्रोमियर का बात करें, तो वो वहाँ पर बेंड नहीं होता एनाफेज के दौरान. ऐसे तो वो नॉर्मली बेंड हो सकता है लेकिन कब नहीं बेंड होगा? एनाफेज में. तो उससे एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, पता चलता है कि ये कहाँ पर बेंड हो रहा है, और जहाँ पर ये बेंड हो जाएगा वहाँ पर ये प्राइमरी क्रोमोसोम, प्राइमरी सेंट्रोमियर होगा. और दूसरा वाला अगर सेंट्रोमियर रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेंट्रोमियर. नेक्स्ट. अच्छा, जिसके पास सेकेंडरी सेंट्रोमियर रहता है जिनमें, उसको हम लोग बोलते हैं सैट क्रोमोसोम. क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम. अच्छा, इसका और एक नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजियन. फिर से पढ़ें, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजियन, न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करने के लिए. एंड सैट क्रोमोसोम्स आर ऑफन रेफर टू एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम, NOR. ऑफिस. ठीक है, ये तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट, यहीं तक पढ़ना है, इसके बाद ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है? वो अर्थ वाला सैटेलाइट नहीं, प्लैनेट वाला. यहाँ पर ये अलग है. द क्रोमोसोम रीजियन डिस्टल टू द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ध्यान से सुनना, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ पर होता है उसके बाद क्रोमोसोम का जो रीजन होता है, यानी उसके बाद उसका जो हाथ रहता है, आर्म्स रहता है, उसका बात कर रहे हैं. तो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर के जस्ट बाद में अगर उसका कोई भी रीजन है, ठीक है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? सैटेलाइट. फिर से द रीजन, एक बार पढ़ लेते हैं इसको. द रीजन बिटवीन द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड द नियरेस्ट टेलोमियर. Nearest telomere is known as satellite. Chromosome having secondary constrictions are called satellite chromosomes or SAT chromosome. The number of SAT chromosomes in the genome varies from one species to the other. एक species से दूसरा species में अलग अलग होता है. SAT stands for साइनो एसिड थाइमिडिन, ये फुल फॉर्म है. SAT का फुल फॉर्म दिया हुआ है, लर्न करना है इसको, ठीक है. अच्छा, उसके बाद इन ह्यूमंस क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैट क्रोमोसोम. देखो फिक्स्ड दे दिया है, क्रोमोसोम नंबर यही है. हम लोग को पता है टोटल 23 क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 होता है और एक ये सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये नॉर्मल वाला है. 22 और 23 पेयर है ये. हाँ, 23 पेयर. अब इस 23 पेयर्स में से कौन कौन सा के लिए बोला है? नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, ये 5 टो के लिए बोला है कि ये क्या है? सैट क्रोमोसोम है ह्यूमन. तो टेलोमियर क्या है? टेलोमियर इज द एंड
of the chromatid, the ends of a chromosome act differently. टेलोमियर जो होता है क्रोमेटिड का एंड होता है, तो एक क्रोमोसोम का जो एंड होता है वो एक्ट करता है अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली फ्रॉम द इंटरस्टिशियल पोर्शंस. इफ़ एन एंड और टेलोमियर इज ब्रोकन ऑफ ईदर स्पॉन्टेनियसली और बाय इंडक्शन, यानी कोई भी तरीके से अगर उसका टेलोमियर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है अपने आप या कोई कारण से, इट इज़ यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से अलग हो जाता है इन सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन बिकॉज इट लैक्स सेंट्रोमियर. तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस आर सिचुएटेड द टिप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये नहीं ज़रूरत है, यहाँ से दरकार नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ये नहीं ज़रूरत है, ठीक है, ये मत पढ़ो. टेलोमियर काम क्या करता है, प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, का जो एंड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज एंड स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग अटैच टू ईच अदर, ताकि वो टूटे नहीं, इधर उधर नहीं हो, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये इसका काम है. नेक्स्ट, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम. केमिकल कंपोनेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम में, तो उसमें क्या क्या हम लोग को देखने मिलता है. देखिए, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. क्रोमैटिन में तीन चीज़ का बात कर रहे हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. अब देखिए किसका कितना पार्ट है, 30 से 40% उसमें डीएनए, 50 से 56% प्रोटीन है, और 0.5 से लेकर 10%, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आरएनए. बट देयर इज़ अ कंसिडरेबल वेरिएशन ड्यू टू स्पीशीज़. अलग अलग स्पीशीज़ में वेरिएशन होता रहता है, किसी में कम, किसी में. डीएनए इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, एक शुगर ग्रुप होता है एंड नाइट्रोजन बेस, यानी तीन चीज़ होता है, एक फॉस्फेट, एक शुगर ग्रुप, एक नाइट्रोजन बेस. ये तीन चीज़ से मिलकर के, ये तीन चीज़ से मिलकर के बनता है एक न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड इन 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स दैट फॉर्म अ स्पाइरल कॉल्ड अ डबल हेलिक्स. अब देखिए आप लोग, ये स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है आप लोग को, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये देखिए यहाँ पे जो कर्व हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड, ये इसी न्यूक्लियोटाइड से बनता है. और इसके अंदर आपको बेस दिखाई देगा, ये ए टी, ये सब जो है ये बेस का नाम है. ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, टी फॉर थाइमीन. ठीक है, ये सब बेसिस है जिनसे मिल करके ये बनता है. तो 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पर जो आपस में लिपटा हुआ है. देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैंड है और ये वाला एक स्ट्रैंड है, तो दोनों आपस में लिपटा हुआ रहता है, जो कि एक स्पाइरल फॉर्म करता है, और उसको हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर है. द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स इज समवट लाइक अ लैडर, सीढ़ी की तरह दिखाई देता है. विद द बेस, जो यहाँ बीच में बेस है ना, ए टी ये सब बेस है, वो एक सीढ़ी का जो पेयर्स बनाता है, लैडर रंग्स. इसके अलावा शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो वर्टिकल साइड फॉर्म करता है लैडर का. तो फाइनली ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिस से मिल करके बनता है. इसमें फॉस्फेट्स है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, तो तीनों चीज़ मिल करके ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है. इसके बाद देयर आर 2 क्लासेस ऑफ नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस का 2 क्लास है. एक प्यूरिन ग्रुप होता है, ठीक है. प्यूरिन ग्रुप में क्या क्या है देखिए, एडेनाइन और गुआनाइन, 2 ठो है, एक एडेनाइन है और एक गुआनाइन है. और प्यूरिन के बाद पायरीमिडिन एक ग्रुप है, उसके अंदर 2 है, साइटोसिन और थाइमिन. यानी या तो प्यूरिन ग्रुप रहेगा या
या तो प्यूरिन ग्रुप रहेगा या पायरिमिडिन रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है कि कैसे क्या है, कहाँ है, किस चीज़ से मिलकर के क्या बन रहा है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें दो ग्रुप है नाइट्रोजन बेस में, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो ऑल्टरनेट में रहता है, जैसे एक तरफ आपका प्यूरिन एक तरफ पायरिमिडिन, ऐसे रहता है। ईच बेस पेयर इज फॉर्म फ्रॉम 2 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। तो एक बेस पेयर जो रहता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, इन दोनों में जो बेस फॉर्म होता है, जो सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है ना, जो रंग्स ऑफ लैडर जो हम लोग पढ़े थे, रंग्स ऑफ द लैडर, ये जो रंग्स ऑफ लैडर इसके लिए बोल रहा है, एक एक तो ऐसा बहुत सारा स्टेप की तरह, सीढ़ी की तरह बना हुआ। तो ये सब जब फॉर्म होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है, यानी एक स्ट्रैंड पे एडेनाइन बेस प्यूरिन बेस रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड पर पायरिमिडिन बेस रहेगा। ग्रुप है, इसके अंदर जो बेसिस है वो प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, बाउंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दोनों प्यूरिन और पायरिमिडिन ग्रुप का जो बेसिस रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, उसके बाद देखिए शुगर का अगर बात करें डीएनए में तो इज़ अ पेंटोज। पेंटोज मतलब यहाँ पर 5 हो गया, ये देखिए 5 कार्बन शुगर। और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज में 6 कार्बन शुगर रहता है, यहाँ पर 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज। द कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1 to 5 और प्रोनाउंस्ड प्राइम कार्बन। ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ सकते हो। फॉस्फेट ग्रुप में एक सेंट्रल फॉस्फोरस रहता है जिसमें 4 ऑक्सीजन रहता है, सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए पेज 80। पेज 80 कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम्स में क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप। एक है बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन बोलते हैं हम लोग, और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी 2 तरह का प्रोटीन है, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन कंस्टिट्यूट अबाउट 80%। तो पूरा क्रोमोसोम में जितना प्रोटीन रहता है उसका 80% प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन ही होता है, और जो बचा हुआ 20% है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इंटरफेस द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन में बी डिस्टिंग्विश्ड इन क्रोमोसोम। तो 2 तरह का क्रोमैटिन हम लोग बात कर सकते हैं, एक यू क्रोमैटिन और एक हेटेरो क्रोमैटिन। अच्छा, इसमें 2 पार्ट किस हिसाब से दिए, देखो, एक क्रोमैटिन जो रहता है वो लाइटली कलर्ड रहता है, यानी लाइटली स्टेन, जिसमें स्टेन हल्का रहता है उसको हम लोग यू क्रोमैटिन बोलते हैं। और यहाँ जहाँ डार्क स्टेन रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा कंडेंस्ड भी रहता है, डार्क मतलब भी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो डार्क दिखेगा, तो ज़्यादा कंडेंस रहता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और लाइटली स्टेन्ड और थोड़ा पार्शियली कंडेंस्ड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग यू क्रोमैटिन, ठीक है। इसमें और कुछ पढ़ने का नहीं है। नीचे आ जाइए, सेल ऑर्गेनेलिज एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। आई थिंक ये इस टॉपिक में और भी आई थिंक होगा पॉइंट्स, एक सेकंड देख लेते हैं एक बार, तो उसको अलग से ही पढ़ेंगे फिर। इसमें सारा सेल ऑर्गेनेलिज का बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक बार रहने देते हैं, अगला क्लास जो आपको देंगे हम उसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 का सेल ऑर्गेनेलिज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस
ओके चलिए बाय।